नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सीरीज को कंप्लीट करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ये हमारा पार्ट 20 है, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग विक्टोरियन का जितना भी जो बचा कुचा था हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आज ही से हम लोग 20th सेंचुरी इसी वीडियो से उठा लेंगे, ठीक है। तो विक्टोरियन ड्रामा से हमारा पहला क्वेश्चन है सॉरी, Tom Robertson plays were known for their realistic stage setting leading to the term cup and saucer dramas. Which of the following plays is not written by him? So the Magistrate. The Magistrate is the play that is not written by Tom Robertson. Okay, next. Which playwright work were influential in leading to a re-evaluation of the role of artistic expression in public opinion during the late 19th century? So Henrik Ibsen is the right answer here. Next. According to Oscar Wilde, in Truth of Mask, what is truth in art? So the truth in art is it is that whose contradictory is also true, right? Next. Which play by Oscar Wilde deals with the theme of illegitimate birth? So a woman of no importance. याद रखना इसमें जो है illegitimate birth का theme है, ठीक है। Next. Arthur Wing Pinero play The Second Mrs. Tanqueray successfully touch on what theme? So a social scandal is the correct answer. Which of the following is not a play written by Oscar Wilde? So the Liars. The Liars is the correct answer here. Henry Arthur Jones play at the end of the 19th century often deal with fashionable theme. So double standards of behavior concerning men and women is the correct answer here. Next. Who wrote essay the quintessence of Ibsenism, which helped promote Ibsen's work in England? So जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ऐसे लिखा था द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म, जिसमें कि वो उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इब्सन के वर्क को हेल्प किया था, प्रमोट किया था इंग्लैंड में, ठीक है। Which of the following plays by Henrik Ibsen was staged in England in 1880? So the Pillars of Society. ओके, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी को इंग्लैंड पे स्टेज किया गया था अराउंड 1880। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारा जो 20th सेंचुरी है ये स्टार्ट होता है। इस सेंचुरी में आप लोगों को बता दो वॉर हो रहे थे काफी ज्यादा, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया। तो इस बीच लोगों का जो है वो रिलीजन से, फेथ पे सबसे भरोसा उठ गया था। अब लोग जो है वो आइसोलेट होके रहने लगे थे, ठीक है। अब लोगों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, अब लोगों को बस अपने काम से मतलब था। अब ये लोग जो थे ये आइसोलेट होके रहने लगे, इनको अब किसी से बात करना पसंद नहीं है, ये बस अपने काम से मतलब रखते हैं। अब बगल वाले घर में आग लग गई है, कोई जल गया, मर गया, कोई परवाह नहीं है, इन लोगों को बस अपने से मतलब है। ऐसी सोसाइटी हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जिस तरह से चल रहा था उस हिसाब से लोगों का जो है वो एक दूसरे पर बिलीफ उठ चुका था, ठीक है। तो इसी सब से निराश होकर, ये सब सारी सिचुएशंस को देखकर उस टाइम पे वॉर पोएट्री आई, जिसमें कि बहुत सारे पोएट्स ने वॉर पोएट्री में लिखना शुरू किया। एक सोल्जर का पर्सपेक्टिव क्या है, कैसा है, दुनिया क्या चल रही है, तो इस बेसिस पे पोएट्रीज आई, ड्रामाज आए, ठीक है। तो आप लोग अगर वॉर पोएट्री देख रहे होगे या फिर अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, लाइक विल्फ्रेड ओवन की अगर पोएट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से बताया है कि एक सोल्जर का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है।
या फिर अगर आप लोगों ने वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाला जो प्ले है, अगर उसमें अगर आप लोगों ने उसको भी पढ़ा होगा तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस प्ले। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक बार जाके पढ़ना, ठीक है। What publication in 1859 is noted for putting the existence of God into radical question? So, On the Origin of Species by Charles Darwin, ये जब किताब ये आई थी तो इसने जो था वो नेचुरल क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे लोग जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधे कैसे जन्म ले रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है दुनिया में, ये किताब उस बारे में बताती है, ठीक है। तो पहले के लोग जो अर्ली मैन, ठीक है, वो लोग क्या बिलीव करते थे कि ये जो दुनिया है ये गॉड ने बनाई है, ठीक है, ये पेड़ पौधे सब कुछ गॉड ने बनाया है। लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जैसी किताब के आने के बाद तब लोगों को पता चला ये जो पेड़ है ये सीड से उगता है, इसमें सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्टली गॉड नहीं बना रहे, कहने की बात है, ठीक है। ऐसे तो सब कुछ भगवान की देन है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हमें देखने को मिलती है। और ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद लोगों ने गॉड पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब लोग आसानी से किसी भी बात का जो है वो बिलीव नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, विच war marked the beginning of rebellion against British imperialism? So Boer War. Okay, next. Which significant political change happened in 1928 in the UK? So universal suffrage for women. So this is a very very important change, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी women's थी उनको भी वोटिंग करने का राइट मिल गया था, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पे काम चल ही रहा था और तभी इन लोगों को, वुमेन्स को वोटिंग करने का राइट मिल गया था। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन दैट टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट, द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 had what major impact on society? So made elementary education compulsory for children aged 5 to 13 years, ठीक है। अब एजुकेशन एक्ट जो आया था 1870 में, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी पे? इस एक्ट ने 5 से लेके 13 साल के बच्चों तक एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, which literary movement is described as post-Darwinian and focused mankind's place in the modern world? So modernism. Okay, next. Who among the following is not mentioned as a significant figure in the 20th century? So of course it's Charles Dickens, क्योंकि हम लोगों ने उनकी जो स्टोरीज, उनकी जो नॉवेल्स पढ़ी है हम लोगों ने, वो विक्टोरियन पीरियड की पढ़ी है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ऐसे वैसे सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो ये हमारे हो गए विक्टोरियन इरा के राइटर, यानी कि 19th सेंचुरी के राइटर। ये जो बाकी सारे, ये सारे हमारे 20th सेंचुरी के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, the avant-garde era in writing began as a reaction to which of the following? So the rise of popular press and mass production of literature. Okay, next, which critique phrase is used to describe the experimental nature of modernism? So Harald Rosenberg. Which author works required footnotes to help readers understand the content? So T.S. Eliot. अगर आप इनकी वेस्टलैंड पढ़ोगे तो आपको तो लाइक एक दिन लग ही जाएगा समझने में कि भाई इन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। तो और इनके वर्क के लिए हम जैसे रीडर्स को फुटनोट्स चाहिए होते हैं कि इस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके वर्ड में हम लोगों को क्लासिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आप वेस्टलैंड का ही एग्जांपल उठा लो तो कोई बंदा नहीं है जो पहली बार उसे पढ़े और पढ़ते के साथ समझ जाए, ठीक है। उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इन्होंने लिखा क्या है। सो यहाँ पे मॉडर्न पोएट्री टू 1945 हमारा दूसरा सब टॉपिक है। इसका हमारा क्वेश्चन है, What year did Queen Victoria die, marking a chronological entry of 20th century?
सो 1901 में क्वीन विक्टोरिया का जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1837 टू 1901 इनका रेन है, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो इस डेट को याद रखना, 1837 टू 1901 इज द टाइम पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, एंड इनकी मौत के बाद 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है विथ मॉडर्न एज। नेक्स्ट, which movement characterized by urban themes and a decline in the romantic dependence on nature was prominent in the poetry of the 1890s? So, aestheticism and decadence. Who published the Symbolist movement in 1899, influencing modern poets like W.B. Yeats and T.S. Eliot? So, Arthur Simmons का ये work आया था, The Symbolist Movement in Poetry in 1899. So, you have to remember this work and its author plus publishing date. Okay, next. Which French symbolists are noted for their influence on British poets as observed by Arthur Symons? So, Rimbaud, Verlaine, Laforgue, Mallarmé. I don't know मैंने सही pronunciation किया या नहीं, but answer B जो है वो correct है, ठीक है। Which poetic movement did W.B. Yeats emphasize to purify poetry up to the outbreak of the Great War in 1914? So, imagism and vorticism is the correct answer here. Next. यहाँ पे हार्डी के बाद से ये हमारा जो सब टॉपिक है वो है लेटर हार्डी। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन हार्डीज वर्स पब्लिश्ड इन 1898? सो वेसेक्स पोएम। कमेंट में बताओ, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि उनका एक वर्क पब्लिकली बर्न कर दिया गया था, पब्लिक का रिएक्शन अच्छा नहीं था। सो इन सब में से उनका कोई एक वर्क है, तो आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोएम बाय हार्डी preoccupied with the power of fate and is a verse drama? So, the Dynast. Next, in Hardy poem The Darkling Thrush, how does the poet describe the landscape? So, bleak and funereal. Next, what mood is expressed in Hardy's poem The Darkling Thrush? So, suspended between hope and pessimism. Language note, the fragmenting lexicon is the subtopic here. So, what concept does Ezra Pound term logopoeia describe in modern poetry? So, option number C is correct answer. The intellectual play of words considering context and irony. Okay, next. Which of the following best describe the style used by Thomas Hardy in his poem After a Journey? So, fragmented and varied. Which poetic movement sought to replace the discursive narrative voice of Victorian verse with a harder, more condensed language? So, Imagist poetry is the correct answer here. Next, what is a significant feature of the poetry in A.E. Houseman, A Shropshire Lad? So, reflection on love, loss and death. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोएट्री, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन है, द पोएट्री इज इन द पिटी। विल्फ्रेड ओवेन का प्रीफेस टू पोएम्स में इन्होंने ये लाइन मेंशन करी है, इस लाइन को नोट कर लेना क्योंकि राउटलेज की बुक में ये लाइन मेंशन थी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ विल्फ्रेड ओवेन प्रीफेस टू हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स? द पिटी ऑफ वॉर, ठीक है। Which poem by Rupert Brooke is an example of early World War I poetry that glorified war? So, The Soldier. Which poet work is described as anti-romantic and used sharp, biting colloquialism? So, Siegfried Sassoon. Next, which of the following lines from Wilfred Owen poetry illustrates his focus on the horror of wars? So, was it for this clay grew tall? Sorry.
What is a recurring theme in the poetry of Edward Thomas, especially in poems like Adlestrop? So nostalgia and a sense of loss. हमारी वीडियो की जो पार्ट 20 है वो यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, वो भी 20th सेंचुरी पर ही आएगी। 1-2 दिन लगेंगे मुझे उसको बाइंड अप कराने में, सो स्टे ट्यून। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड जो लोग भी अभी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं उनको एक बात बता दूं, जैसा मैं यहाँ पे राउटलेज को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज कर रही हूँ ना कवर, तो वैसे ही मैंने MH अब्राम्स को भी कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। तो मैं आपको लिंक प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज जाके उसको देख लो, क्योंकि वो जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, CUET, नेट, सेट, गेट, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है लाइक TGT, PGT, DSSB। सो ये सारे अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये सीरीज जो अभी चल रही है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका जो लाभ है वो उठा सके। एंड हाँ, वीडियो को देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। एंड कोई भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड हाँ, मुझसे अगर कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे प्लीज 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 माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।